Hello dear students, welcome to the last class of coordination complex। आज हम किसी भी तरीके से coordination complex को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है चैप्टर। अब उसके बाद हम लोगों को सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक हम लोग पहुंच गए थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको तरीका बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको याद रखना है कि अगर एडजेसेंट और एंटी, अगर मैंने कोई लिया और एडजेसेंट है और वो एंटी भी है, कोई भी दो लिगेंड, जरूरी नहीं है कि उनका नेचर सेम हो, कोई भी दो लिगेंड अगर एडजेसेंट और एंटी दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। sp2 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में नहीं पाई जाती, 3 में नहीं पाई जाती, 4 में पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाई जाती है, टेट्राहेड्रल में नहीं पाई जाती है, स्क्वायर प्लेनर में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पेंटागोनल बाई पिरामिडल में नहीं पाई जाती, उसका कारण मैंने बताया था। नहीं, पाई जा सकती है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या टीबीबी में पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी, बट उसका एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड वर्ड में बहुत कम है, और जितने हैं भी उसमें से जितने हैं वो सब सेम कॉम्प्लेक्स वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक आ भी गया FeCO5, आपके पास आ भी गया FeCO5, तो ये FeCO5 का आपको कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये CO को आपने चेंज भी कर दिया तो आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा, मैं बताने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि एडजेसेंट और एंटी हो, और दूसरा कहीं वही स्ट्रक्चर तो नहीं तो आपने दोबारा बना दिया हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं रखा तो वही आपने दोबारा बना दिया, ये तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर से, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर से। तो स्क्वायर प्लेनर से स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैंने कल आपको बता दी थी कि जैसे ये ABCD लिखा है तो इसका मतलब होता है मोनोडेंटेट, अगर AA लिखा है तो इसका मतलब बाइडेंटेट, और इसका AB का मतलब भी बाइडेंटेट। AA और AB में अंतर ये है कि AA जो बाइडेंटेट है वो है सिमेट्रिकल, AB जो बाइडेंटेट है वो है अनसिमेट्रिकल। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, आपको मिला के ये इतना याद रखिएगा। यानी अगर आप मोनोडेंटेट लोगे तो 4 लोगे, बाइडेंटेट लोगे तो 2 लोगे, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। तो अगर हम MA4 से स्टार्ट करें तो आप MA4 के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताइए। क्या आपको लगता है कि इसमें एडजेसेंट और एंटी बन सकते हैं? नहीं बन सकते, तो हटा दो इसको। चलिए MA3B के बारे में आपका क्या कहना है? A और ये B, और A B और ये A, क्या कहता है? सिस्ट्रांस है? क्या कहते हो पब्लिक, ये क्या सिस्ट्रांस है? अगर आप कहते हो ये सिस्ट्रांस है तो ये सिस्ट्रांस नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा अरे सर क्यों, ये एडजेसेंट हो गया और ये एंटी हो गया, तो सही तो है। मैंने एक दूसरी बात भी बताई थी, दूसरी बात भी बताई थी कि स्ट्रक्चर आपका सेम नहीं होना चाहिए। ये और ये स्ट्रक्चर एक ही है। कैसे दिखाता हूँ, अगर आप इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दो, है ना, जैसे ही इसको घुमाओगे ये आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, ठीक है। देखना ये वाला B यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला A यहाँ आ जाएगा, और ये वाला A यहाँ आ जाएगा। बना दें ऐसे ही, B को ऊपर कर दो, और ये वाला A यहाँ आ जाएगा, ये वाला A यहाँ आ जाएगा, और ये वाला A यहाँ चला जाएगा। देखिए ये तो बना, ये तो एक ही स्ट्रक्चर है। अगर एक ही स्ट्रक्चर है तो फिर ये आइसोमेरिज्म काहे बात की, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आना चाहिए। तो MA3B नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे सर वो बताओ ना जिसमें पाया जाएगा। तो MA2B2 में देखो A B और B, ठीक है। ये देखो A एडजेसेंट B एडजेसेंट, ठीक है। अब देखिए A B और ये B एंटी। जरूरी नहीं है कि ये दोनों लिगेंड का नेचर सेम हो, जरूरी नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए सेम है, वो अच्छी बात है, सेम है तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट लिगेंड का नेचर सेम हो। डिफरेंट होगा तो भी होता है, ठीक है, डिफरेंट होगा तो भी आपका काम चलेगा। चलिए ये हो गया, और थोड़ा देख लेते हैं। एक खास बात और याद ध्यान रखिएगा कि एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है, इसी में एक आपका स्ट्रक्चर बनता है MABCD। तो बना देते हैं MABC और ये D, ठीक है। B और D की पोजीशन चेंज कर देते हैं, MADC और ये B, और अब हम B और C की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो B और C की पोजीशन चेंज कर दो तो AM D, यहाँ पे आ जाएगा B
यहाँ पे आ जाएगा C। और कुछ करोगे तो इन्हीं में से स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि 3 आइसोमर्स होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है बट इनको सिस ट्रांस नहीं कहते हैं बच्चों, ये याद रखना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं बट इनको सिस ट्रांस नहीं कहते हैं। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इनको सिस ट्रांस नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और MABCD हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाइडेंटेट के केस में चल लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है AA2। मैंने बोला था जब हम बाइडेंटेट लेंगे तो केवल 2 ही बाइडेंटेट ले सकते हैं। तो ये देखिए क्या ये बना रहे हैं, क्या ये बना रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बाइडेंटेट आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। ये बाइडेंटेट आपस में जुड़े रहेंगे क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स, ये एक ही लिगेंड है, ठीक। देखिए ये क्या ऐसे ट्रांस है नहीं। अगर हम बात करें MABA, चलिए इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। MAA हो गया बेटा। अब बात कर लेते हैं MAAB2, ये ले लेते हैं MAAB2। तो ये ले लेते हैं MA और A, B और ये B। देखो ये एडजेसेंट है और अगर इसको ऊपर लाओगे तो एंटी हो जाएगा, नहीं स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बदल के देख लो। हाँ अब कुछ समझदार बच्चे ये कहेंगे, तो समझदार बच्चे कहेंगे सर आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, ये ऐसे क्यों नहीं कर देते हो। बेटा ये अलाउ नहीं होता है, बाइडेंटेट के केस में ये एक ही तरफ रहेंगे, आप इनको आमने सामने नहीं कर सकते हो। भैया ऐसा है स्ट्रक्चर का खींच दोगे क्या, ये दोनों एक ही तो है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये M लिखा हुआ है, अब देखिए मान लीजिए ये आपका CH2 है, तो ये स्ट्रक्चर है ना, तो क्या आप इसको खींच के ऐसे यहाँ ले आओगे, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ थोड़ा ना बढ़ा दोगे उसकी। तो जो बाइडेंटेट के केस में लिगेंड जो होंगे वो उनको यही रखना अलाउ है, ऐसा आमने सामने नहीं ला सकते। तो ये अलाउ, ये चीज़ नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। MAAB और C, आइए देखते हैं MAAB और C, ठीक है। MAAB और C, हाँ ये शो करेगा। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला शो नहीं कर रहा, नीचे वाला शो क्यों करेगा। देखो ये एडजेसेंट है और ये एंटी है, ये एडजेसेंट है और ये एंटी है, और स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इस केस में क्यों नहीं शो करेगा। चलो मान लिया कि एडजेसेंट है और मान लीजिए आप इसका एंटी बनाते भी हो, मान लीजिए आप इसका एंटी बनाते भी हो, तो दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। तो ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। 2 ही बातों का ध्यान रखना है बच्चों, केवल 2 ही बातों का ध्यान रखना है, क्या कि एडजेसेंट एंटी होने चाहिए और स्ट्रक्चर में डिफरेंस जरूर होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और कोई केस, और कोई केस देख लेते हैं। MAA और AB, 2 बाइडेंटेट लिगेंड ले आए हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। आइए चेक कर लेते हैं। MA और A और B, ये हो गया। और M इधर देख लो बच्चों, A और B और B, जी हाँ ये पाए जाएंगे, ठीक है। ये पाए जाएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चर में अंतर है। AB क्या हो गया एडजेसेंट, ये AB क्या हो गया लिगेंड, सॉरी एंटी। तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर में पाए जाने वाले, ये आपके स्क्वायर प्लेनर में पाए जाने वाले जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे मैंने वो बना दिए। इसके बाद कर लेते हैं MA6 की। तो MA6 में एक ही याद रखिएगा जिसमें पाया जाता है, और वो है MA4B2, और वो है MA4B2। इसमें सबसे ज़्यादा आइसोमर्स मतलब यही मेन है। MA4B2 की अगर मैं बात करूँ तो मैं B बना देता हूँ, B A और A, ठीक है। तो देखिए B और B कैसे हैं, सिस हैं। आइए सामने ले आए क्योंकि एडजेसेंट है, तो B और B, A और A, ये कैसे हो गए एंटी हो गए, ये सिस और ये ट्रांस, आपका काम हो गया, ठीक। तो ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म कर लिए। बात कर लेते हैं बच्चा हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्सम की। तो ऑप्टिकल आइसोमर्सम मेरी मजबूरी है कि मैं इस तरह से नहीं सिखा सकता। कारण क्या है कि उसमें इमेजिन आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें देखना पड़ता है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको एग्जांपल लिखा दूंगा, फिर किसी दिन लाइव क्लास लेके सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिकल वाला, वो हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना।
वो छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिकल वाला, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं खत्म जरूर कर दूंगा। बात कर लेते हैं कि फिर भी आपको अगर क्वेश्चन लगाने हो तो आपको देखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा ऑक्टाहेड्रल के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही यूज़ की जाती है ऑक्टाहेड्रल के लिए। मैं भी एग्जाम्पल लिख दूंगा जिनमें पाई जाती है, ठीक है। तो आपको जब भी ये देखना हो, मान लीजिए आपके पास सामने क्वेश्चन हो कि क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर दो लिगेंड आमने सामने आ गए हैं सेम टाइप के, याद रखना, अगर दो लिगेंड आमने सामने आ गए हैं सेम टाइप के, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी दो लिगेंड आमने सामने आ गए हैं, अगर कोई भी दो लिगेंड आमने सामने आ गए हैं सेम टाइप के, तो वो लिगेंड कैसा होता है, वो लिगेंड कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर पीओएस पाई जाती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किनके अंदर पाया जाता है, मुझे खुद याद नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। आइए बता देते हैं मैं आपको कि किनके अंदर पाई जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किसके लिए पाई जाती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। MA3BCD, MA2B2CD, MA2BCDE, MABCDEF, MAA3, MAA2A2, A2BC, ठीक है, और MAABCD, ये देखिए इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। फिलहाल आप एग्जांपल नोट कर लीजिए कैसे पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ये मैं आपको किसी दिन लाइव क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका ये ज्योमेट्रिकल, ये आपका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो गई। इसमें एक दो बात और बाकी रह गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इसमें बात रहती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, एक इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये क्या कहता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि देखिए आपको ये तो पता है कि जैसे D1 से लेके D10 तक बढ़ते हैं, है ना, D1 से लेके D10 तक बढ़ते हैं, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। एक बहुत फनी बात है कि ये भी ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है, ये दो अलग हो जाते हैं और ये तीन अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये तीन अलग, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एक तरीके से आपको अब ये समझना है कि इनकी आपस में एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है और इसकी एनर्जी आपस में क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये ऊपर वाले कौन से हैं, एक्सियल हैं, नीचे वाले कौन से हैं, नॉन एक्सियल हैं, ठीक है ना, वही DXY DYZ DXZ, ठीक है। और ये यहाँ बना देते हैं, ये ऐसा दो क्यों बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, दो मैंने क्यों बनाए ये मैं बता रहा हूँ आपको। दो बनाने का कारण मेरा ये है कि ये हमारा कैसा है, WFL के लिए बना रहे हैं और ये हम SFL के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो जैसे मान लो कोई D1 की मेटल है, D1 की, तो उसमें बहुत आराम है, एक इलेक्ट्रॉन भर गया यहाँ पर, काम खत्म, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो अब दूसरा और तीसरा तो है नहीं उसके पास, D1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसको भरना है, ठीक है, D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए बच्चों। अब है क्या कि ये XY की एनर्जी YZ, मान लीजिए ये XY है, ये जो है DXY है, ये DYZ है और ये DXZ है, मान लीजिए। तो DXY की एनर्जी YZ और XZ से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये तीनों वैसे भी लो एनर्जी वाले हैं, तीनों वैसे भी लो एनर्जी वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपके यहाँ दो तरह के रिश्तेदार हैं, आपके यहाँ दो तरह के रिश्तेदार हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, दो तरह के रिश्तेदार हैं, एक साधारण रिश्तेदार और एक ऊपर कौन से, ये जीजा है, ये फूफा है, ऐसे रखिएगा, ये जीजा जी है, ये फूफा जी है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना शुद्ध एग्जाम्पल समझते हैं।
ये जीजा जी हैं, ये फूफा जी हैं। तो क्या हुआ कि नीचे वाले रिश्तेदारों में एक को लड्डू दे दिया गया, तो ये दोनों थोड़ा नाराज होंगे कि नहीं होंगे कि हमको क्यों नहीं दिया गया, लेकिन फ़र्क ये नहीं पड़ता क्योंकि ये साधारण रिश्तेदार है। चलिए दूसरा लड्डू इनको दे दिया गया, तो ये थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, ये थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। ये थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, कहेगा लो यार हमको नहीं दिया, लेकिन ये साधारण रिश्तेदार है क्योंकि इनकी एनर्जी कम है ना। साधारण रिश्तेदार बोले तो अगर केमिस्ट्री में समझाए तो इनकी एनर्जी कम है, वैसे भी इनको दे दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तांडव क्या मचेगा, आपको पता है कि WFL है, WFL में पेयरिंग होती नहीं, आपको ऊपर जाना पड़ेगा और जैसे ही आप इनको लड्डू दोगे, ये तो जीजा ये फूफा, जीजा जी को दे दिया, फूफा जी को नहीं दिया, तांडव हो गया, डिस्टॉर्शन, स्ट्रक्चर में डिफरेंट जलजला आने लगा, शेप बदलता है, थोड़ा सा बदलता है। तो देखिए WFL के केस में पहली बार डिस्टॉर्शन कब देखा गया? D4 के केस में। पहली बार डिस्टॉर्शन कब देखा गया? D4 के केस में देखा गया। तो याद रखना, जब आपसे वो पूछेगा कि किसमें कैसे डिस्टॉर्शन पाया जाता है, तो आप पहले लिगेंड चेक करना, लिगेंड चेक करने के बाद D4 है ये चेक करना। चलिए मैंने इनको भी लड्डू दे दिया, अब सब सही हो गया, मामला एकदम शांत हो गया। फिर इनको एक और दे दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारे वैसे भी लो है और एक तो वैसे भी एक एक मिल चुका है। फिर एक इनको दे दिया और फिर एक इनको दे दिया, अब मैंने फिर से इनको लाके 2 दे दिए। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था? 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो D9 में फिर से बवाल होगा, D9 में फिर से बवाल होगा और D10 में फिर से वो बवाल शांत हो जाएगा। तो WFL के केस में 2 बार डिस्टॉर्शन देखने को मिला, एक बार D4 में, एक बार D9 में। यहाँ देखते हैं, एक लड्डू दिया बवाल होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, दूसरा लड्डू दिया बवाल होगा पता नहीं चलेगा, तीसरा लड्डू दिया बवाल होगा पता नहीं चलेगा, चौथा दिया बवाल होगा पता नहीं चलेगा, पांचवा दिया बवाल होगा पता नहीं चलेगा, छठा दिया बवाल होगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण रिश्तेदार है। ऊपर आओ, D7, जैसे तुम इसको लड्डू दोगे बवाल हो जाएगा। जीजा जी को दे दिया, फूफा जी को नहीं दिया। तो यहाँ पर जो आपको SFL में दिखाई देगा वो D7 में दिखाई देगा पहली बार। क्या आगे दिखाई देगा? D8, अब तो मामला शांत हो गया। D9 नहीं दिखाई देगा, कारण क्या होता है कि अब तो एक आप दे चुके हो, चल गया है मामला, तो D10 नहीं दिखाई देगा। तो SFL में D7 के केस में दिखाई देगा और WFL में D4 और D9 के केस में दिखाई देगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, WFL हो गया और SFL हो गया। तो ये आपका कब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको दिखाई देगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है शेप में थोड़ा सा चेंज आता है। शेप में चेंज क्या आता है कि ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं ना, ये थोड़े और बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने D4 में पहली बार दिया था तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और चूंकि यही एक्सियल का मतलब क्या होता है, ये बढ़ाने के लिए होते हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस याद रखिएगा। अब इसमें आखिरी एक चीज और बता देता हूँ, कलर। कभी कभी वो कलर पूछता है। ठीक है, कभी कभी वो कलर पूछता है आपसे कि रिस्पेक्टिवली कलर बताओ। वो आपको दे देगा कि एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया, तीसरा कॉम्प्लेक्स दे दिया, और पूछा गया कि ब्लू, ग्रीन और रेड, इनमें से ब्लू, ग्रीन और रेड कौन कौन सा किसका कलर होगा। अब आपको कलर याद तो करना नहीं है, कलर याद तो कर नहीं सकते हर कॉम्प्लेक्स का, तो आप कैसे निकालोगे? पहले तो मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे। आपको पता है E = क्या होता है? SC/λ, यानी एनर्जी इन्वर्सली होती है लैम्डा के। ठीक है, अब अगर हम कलर की बात करें तो विबग्योर, ये कलर होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लैम्डा क्या होती है? लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है और एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब आपको ये 3 कलर दे दिए गए, 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए गए और पूछा कि बताओ इसमें कलर बताओ तीनों के, है ना? नीचे कलर जरूर देगा। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा कि एक कॉम्प्लेक्स देके उसका कलर पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा, चिंता मत करो। तो आपने ये 3 कलर दे लिए गए, तो आपको बेटा मैंने CFSE निकालना सिखाया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना सिखाया, मतलब कंपेयर करना सिखाया है। कंपेयर करने के 3 ही फैक्टर हैं। मेटल पे चार्ज देखना, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, Z इफेक्टिव ज़्यादा है, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इन्हीं तीनों से। अब आपने इन तीनों को कंपेयर किया और आपने पाया कि इनका जो रेशियो है वो 2:1:3 है, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो देखिए एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो ये उस कलर को चूज करेगा। मैं यहाँ ब्लू ग्रीन रेड लिख देता हूँ, ब्लू ग्रीन रेड लिख देता हूँ। तो अगर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो ये उस कलर को चूज करेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो। तो BGR में यानी ब्लू, ग्रीन और रेड में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की, तो ये ब्लू के पास चला जाएगा।
इसके बाद इसकी एनर्जी, इसको देख लेते हैं थर्ड। तो थर्ड की एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी उसको जाएगा, सबसे कम एनर्जी है तो उसको जाएगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? आर की। तो ये क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ख़त्म किया। इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ख़त्म किया बच्चों। ठीक है, बहुत बड़ा सरदर्द था, ये ख़त्म हो गया है। बस केवल छोटा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट बाकी रह गया, बाकी मैंने सब बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग मंडे से सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेटलर्जी है, 2-3 चैप्टर है, यानी टोटल 5 चैप्टर मेरे को दिए गए। मैं 10 जून तक ख़त्म कर दूँगा, इस बात की गारंटी है। 10 जून तक आपका ये सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 10 जून के बाद फिर कुछ और करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।